वेलकम बैक। मैं लवकेश है आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम हिंदी पेडागोजीज के क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हम देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे बन रहे थे और जो आगे क्वेश्चन बन सकते हैं किस तरीके के बन सकते हैं। जैसे आपके जो हिंदी पेडागोजी में जो कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं पद से, ठीक है ना, कि ये पैराग्राफ है, कोई पोर्शन दे दिया किसी कहानी का और आपको उसे पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। उसके अलावा जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं या फिर 11 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो होते हैं आपके प्रीवियस के ईयर के जो क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इस जो मैं वीडियोस ये बना रहा हूँ आपकी, चाहे वो किसी भी पेडागोजीज के सब्जेक्ट की हो, इन वीडियोज़ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिलेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। अब गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने की विधि कौन सी है, तो आपको बताना है। पहला है आपका प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है आपका व्यास विधि। देखो प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, शब्दों को अर्थ स्पष्ट करने की विधि, ठीक है ना, इसमें तो हम सीधा आंसर देते हैं, तो ये नहीं होगी। व्यास विधि नहीं है, उपदोधन विधि है आपकी, ठीक है ना। इस विधि में क्या होता है, हम बच्चे से ही शब्द निकलवाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बच्चे को कंडीशन दी, कोई सेंटेंस लिख के दे दिया और यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया इस तरीके से, ताकि बच्चा उस जो है सेंटेंस का अर्थ समझे और कुछ अंदाज़ा लगा पाए कि यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, खंडान वह विधि भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र हैं, मतलब अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन क्या है। तो देखो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें बच्चों को लिखने सिखाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उन्हें पेंसिल दे दोगे। तो पहले तो आप यही कोशिश करते हो ना कि आप बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाएं। जो वो सही से पेंसिल पकड़ना स्टार्ट कर देता है तो वो चित्र बनाना स्टार्ट कर देता है ना। मतलब कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को लिखना आ रहा है। यदि बच्चे को मतलब बच्चे क्या करते हैं ड्राइंग में, बच्चे क्या करेंगे गोल बना देंगे इस तरीके से ना, इस तरीके से बना देंगे, बस कर दिया ये बच्चा ये बना दिया चित्र। उनका लिए तो चित्र यही है एक, कि ये इसके आसपास रख देंगे पापा, या फिर इस तरीके से पता लिखेंगे नहीं, बताएंगे कि ये पापा है, इस तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी है कि बच्चा पहले पेंसिल को पकड़े और कुछ भी जो ड्राइंग बना रहा है, दीवारों पर कुछ भी लिख रहा है, उसे करने दें। इससे क्या होगा, बच्चे में लिखने की कला विकसित होगी धीरे धीरे करके। फिर आप क्या करोगे, जब आप ये पूरा तरीके से अस्वस्थ हो जाओगे इस बात को लेकर कि बच्चा पेंसिल को पकड़ पा रहा है, तो उसे हम लिखने की कोशिश करिए कि बेटा ये इन डॉट्स को मिलाओ, तो इन डॉट्स को बनाने की कोशिश करें, इन डॉट्स पर पेंसिल फेरने की कोशिश करेगा। तो इसी से वो क्या करेगा, लिखना सीखना स्टार्ट करेगा। तो इस चीज़ का जो समर्थन किसने किया था आपको बताना है। अरविंद घोष नहीं है, विवेकानंद भी नहीं है और विनोबा भावे भी नहीं है, आपके महात्मा गांधी थे, ठीक है, MG, जिन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सभी भाव व्यक्त करने के साधन हैं परंतु कौन सा एक भाव अभिव्यक्त का सर्वोत्तम साधन। देखो सभी साधन है, लेकिन सबसे अच्छा तरीके से हम भाव किससे व्यक्त कर सकते हैं आपको बताना। सबसे ज़्यादा हम जो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, चित्र से नहीं कर सकते, भाषा व्यवहार से भी नहीं कर सकते और अंग संचालन से भी करते। ध्वनि संकेत हम बोल के करते हैं ना, आपके शब्दों में उतार चढ़ाव होता है, आप किसी शब्द पर जोर दे रहे हो, आप रो रहे हो या फिर हंस रहे हो, एक्साइटेड हो, तो ये सब किससे पता चलती है हमें ध्वनि से पता चलती है मोस्टली। यदि आप फ़ोन पर बात कर रहे हो तो आप अंग संचालन तो बता नहीं पाओगे, लेकिन सामने वाले की जो शब्द हैं आप उनको पकड़ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये सामने वाला बंदा दुखी है या खुश है या परेशान है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा हुआ। मान लेते हैं कि एक चीज़ जो चित्र है वो 1000 शब्दों को व्यक्त कर देता है, लेकिन यहाँ पर चित्र नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर आप भाषा क्यों सिखाते हो। तो जो प्राथमिक स्तर पर हम तो इसलिए सिखाते हैं कि अब प्राथमिक स्तर पर हम ये चाहते हैं कि बच्चा बोलना सीखे, ठीक है ना, विभिन्न संदर्भ में बात करना सीखे। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आता है, 5th से लेकर 8th तक के बीच में आता है, हमारा उद्देश्य ये हो जाता है कि बच्चा जो है भाषा की जो बारीकियाँ और उसका सौंदर्य बोध के जो तरीके हैं उनको उनके सही रूप को समझे। जैसे कि आपका हो गया एकांकी, हो गया जीवन वृत्तांत, हो गया, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या था, जो है भाषा के जो विभिन्न संदर्भ है, हम जैसे हम गद्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, इनको समझे। पहले बच्चा क्या कर रहा था, सिर्फ कविता को पढ़ रहा था, उसको इसका कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होगा उसे कविता की नॉलेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा।
प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी नहीं होगा। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों का जवाब देना ये भी नहीं होगा, और आपका निजी अनुभव भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है, हमारा यही उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अच्छा प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका नैतिक मूल्य वाली कहानी कविता देखो होनी चाहिए, है ना। होते नहीं आपकी जिसमें जानवर होते हैं वो कहानी सुनाते हैं कविताओं में। बच्चों की कविताओं में क्या होता है, मतलब जो बच्चे की जो कहानी होती है, बुक्स होती है, उनमें मोस्टली क्या होता है, जानवर होते हैं जिनसे बच्चा नैतिक कहानियाँ सीखता है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है। बहुतायत में दिए गए अभ्यास को कोई यहाँ पर मैटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभ्यास से बच्चा बोर ही होगा, बहुत ज़्यादा दे दिया तो। थर्ड ऑप्शन है आपका हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। अभी हिंदी भाषा को जो विविध रूप है, अलग अलग रूप देने वाली आपको रचनाएं देनी है ना। जैसे कि आप, क्योंकि बाल साहित्य होती है ना, बाल साहित्य में क्या होता है, बच्चे की अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं उनको प्रेजेंट करने के तरीके दिए होते हैं कि किसी में बाल साहित्य में कहानी दी गई है, किसी में कविता में, तो मिक्सचर हो सकता है, कविता कहानी, इस तरीके से और भी बहुत से तरीके के जो हैं आपके, जैसा एकांकी हो गया, एकांकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। डी है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की। देखो बहुत प्रसिद्ध, हमें अभी बच्चे को ये चीज़ नहीं बतानी कि किस लेखक ने लिखी है, किसने नहीं लिखी, ये तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। टीचर बता सकता है बताने के लिए, लेकिन फर्स्ट से लेके आपके 5th क्लास तक जो है हमें बच्चे पर इस चीज़ पर जोर ही नहीं देना कि किस लेखक ने लिखी है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं आपको बताना है। बालकों को भावानुकूल शिक्षा देना। देखो भावों के अनुकूल, जब एक बच्चा नाटक में अपना कोई किसी व्यक्ति का रोल कर रहा होता है, ठीक है ना, जैसे डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है कोई बच्चा, तो उसमें डॉक्टर वाली पूरी मतलब उसमें जो एटीट्यूड होना चाहिए वो डॉक्टर का आ जाएगा, ठीक है ना, कि कैसे हमें बात करनी है, कैसे मरीज से बात करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। यदि हमें बच्चे से कहेंगे कि भाई तुम कृष्ण का रोल करो, तो वैसे ही बात करेगा। तो क्या ये एक भाव प्रकट करता है कि डॉक्टर का एक भाव अलग है, एक जो है एक कृष्ण जी का जो भाव एक अलग है। इसी तरह यदि कोई बच्चा शेर का जो है कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो वैसे ही एक्टिंग करेगा। तो क्या ये सब हर किसी के भाव अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक ऑप्शन ठीक है, उद्देश्य नहीं है, तो ये तो होना चाहिए। संवाद एक अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराता है, ठीक है, अभिनय कला, ठीक है ना, रोल प्ले संवाद से। जब आप क्या करते हो, रोल प्ले में बात ही तो करते हो एक दूसरे से, तो क्या ये संवाद हो रहा है। ऐसे क्या हो रहा है, छात्रों में आपस में बात करने का एक जो है कौशल विकसित हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ये भी है। समायोजित व्यवहार का एवं नैतिक शिक्षा, इस तरह से आप ये मान सकते हो जैसे हम रोल प्ले कर रहा है कोई बच्चा, और वैसे ही कंडीशन ऐसी या फिर उससे मिलती जुलती कंडीशन बच्चे के सामने आ जाती है, तो वहाँ पर अपने आप को समायोजित कर पाएगा बच्चा, ठीक है। और इससे क्या हुआ, रोल प्ले से बच्चे को नैतिक शिक्षा भी आती है ना। हम रोल प्ले बच्चों से ऐसे कराएंगे ना कि जिसमें हम पेड़ों की रक्षा करने के लिए बात कर रहे हैं, समाज में सही से उड़ता लाने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से भाईचारे की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर यही तो होगा, लड़ाई झगड़े ना हो इसकी बात कर रहे हैं ना, पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भी होगा। लेकिन बच्चों को गायन की शिक्षा देना ये हमारा रोल प्ले का जो है मोटिव नहीं होता, ठीक है ना। हमारा मेन फोकस इन तीनों पे होता है, और भी चीज़ें होती हैं, यदि और ऑप्शन होता है यहाँ पर 5 6 7, तो हम उनमें से छांटते कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। तो नहीं वाला जो है आपका 4th ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। और नाटक शिक्षण की कौन सी विधि नहीं आपको बताना। देखो आदर्श नाट्य, देखो इसमें तो नाट्य शब्द खुद ही आ गया, तो ये तो होगी संयुक्त विधि। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर लोगे, मतलब अलग अलग विधियों को ऐड कर लोगे तब आप नाटक करोगे, तो बी ऑप्शन भी ठीक होगा। समीक्षा विधि भी होगा, लेकिन अर्थकथन विधि नहीं होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर तो किसी कथन का अर्थ निकालने की बात की गई है, तो जो है सी ऑप्शन आपका वो गलत होगा, नहीं है तो ठीक है, सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन क्या है। देखो ये कथन आंशिक रूप से सत्य है, ये गलत है। पूर्ण रूप से सत्य नहीं, ये भी गलत है। पूर्णतः सत्य है, भ्रामिक है, तो जो है आपका भ्रामक भी नहीं है, मतलब भ्रामक भी गलत होगा, पूर्ण सत्य है। आप थोड़ी सी फेर बदल के किसी भी भाषा में, मतलब किसी भी लिपि में थोड़े से शब्दों भाषाओं में थोड़ी सी फेर बदल करके किसी भी लिपि में बात कर सकते हो। ये मतलब एक ही लिपि में, ठीक है ना, भाषा में फेर बदल करनी है और एक ही लिपि में आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदी लिपि है, ठीक है, और आपकी मराठी है, आपकी नेपाली है। आप थोड़े बहुत फेरबदल से आप दूसरों से बात कर सकते हो। जैसे हिंदी में और नेपाली में बहुत कम अंतर है, ठीक है, नेपाली
इसमें बहुत कम अंतर है इस शब्दों में, आपको मोस्टली शब्द हिंदी के मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हम क्या कर रहे हैं, ये लिपि का ही भाग है, भाषा, ये भाषा है और ये लिपि है देवनागरी, देवनागरी। तो हम हिंदी से थोड़ा चेंज करा, हम नेपाली बोल रहे हैं और ये क्या है, एक ही लिपि है क्योंकि दोनों एक से निकली हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है आपको पता होगा, एक होता है नैदानिक परीक्षण, ठीक है, एक हम परीक्षण करते हैं, तो एक होता है नैदानिक, एक होता है उपचारात्मक। तो आपको बताना है नैदानिक में क्या होता है। नैदानिक में देखो हम बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढते हैं ना, फाइंड करते हैं, और जब हमें प्रॉब्लम मिल जाती है कि बच्चे की इस फील्ड में प्रॉब्लम है, इस पर्सपेक्टिव को लेकर प्रॉब्लम है, तब हम उसे ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। किससे करते हो, मेथड जो आप टीचिंग में यूज़ करते हो, ठीक है। आगमन विधि का यूज़ करोगे, फिर आगमन से करोगे निगमन का, ठीक है। आप विश्लेषण विधि का भी कर सकते हो और संश्लेषण विधि का भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका नैदानिक परीक्षण है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करने में, देखो अभिव्यक्ति को सुधारने में नहीं करनी, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने में। तो देखो कमजोरी है, प्रॉब्लम है, उसी चीज़ का पता लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है जिसकी वजह से बच्चा कमजोर, ठीक है, कमजोरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है भाषा और चिंतन में पूर्ण संबंध होता है। तो देखो भाषा और चिंतन में आपके पियाजे ने भी बात की गई है और वाइगोत्स्की ने भी बात की, ठीक है ना। इनके मत अलग है, इनके मत भी, और उनके दोनों के मत अलग है, दोनों के एक मत नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण सही है, तो पहला ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि भाषा और चिंतन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वाइगोत्स्की बोलते हैं स्टार्टिंग में ये अलग अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है दोनों पास आने लगते हैं और दोनों एक में मिल जाते हैं, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे से संबंधित है। और पियाजे का कहने भी, मतलब पियाजे का पर्सपेक्टिव कुछ अलग है कहने का इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। यदि चिंतन प्रभावित है तो आप ढंग से बात नहीं कर पाओगे, और आप ढंग से बात नहीं कर पा रहे तो आप सोच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने आपको जो करे हैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन करें, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। इससे पहले मैंने इस चैनल पर आपके जो है मैं डेली चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और डेली एक वीडियो आपकी पेडागोजी की जो है अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने इस चैनल पर इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी और पहली बार आए हैं तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपना जो टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो CTET हो चाहे वो किसी भी अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। मतलब 90+ में तो आने चाहिए, या फिर 130+ से तो आने, मतलब 130+ आपके तब आएंगे जब आप कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने CTET का फॉर्म फिल करा है और उसके जब एग्ज़ाम के जब मेरे पास 2 महीने बच्चे होंगे तब मैं तैयारी करूँगा, ठीक है, तब वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है डेली प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, अपने जो है बुक्स हैं उन्हें पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।